त्रिपाठी, सहायक आचार्य बीएड विभाग, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहला मऊ प्रतापगढ़। आप सभी का साकेत ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूं। डियर व्यूअर्स, आज हम लोग शिक्षण एवं अधिगम के मनोविज्ञान नामक विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण प्रकरण जो है अधिगम अंतरण के सिद्धांत के रूप में इसका अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आप सबको यह बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में अधिगम अंतरण क्या होता है, अधिगम अंतरण कितने प्रकार का होता है आदि आदि। यह टॉपिक अधिगम अंतरण के सिद्धांत न केवल विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अपितु जो हमारी एक दिनी परीक्षाएं होती हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट या किसी अन्य राज्य की जो शिक्षण अभियोग्यता परीक्षा संपादित होती है, उसके लिए भी यह प्रकरण समान रूप से महत्व रखता है। शायद ही कोई एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा शास्त्र से संबंधित ऐसी परीक्षा जहां शिक्षा मनोविज्ञान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हों और अधिगम अंतरण के सिद्धांतों की चर्चा से संबंधित प्रश्न न पूछे जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये प्रश्न जो होते हैं बहुत ही साधारण प्रश्न होते हैं, तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं, फैक्ट से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, जैसे इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया या पर्टिकुलर सिद्धांत का नाम दे दिया गया, प्रश्न पूछ लिया गया कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो उत्तर देना काफी आसान रहता है अगर आपको पता है तो, और अगर नहीं पता है तो यही प्रश्न बहुत ही कठिन हो जाते हैं। और विश्वविद्यालय परीक्षा में तो काफी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है कि इससे प्रश्न पूछा जाएगा। दीर्घोत्तरी के रूप में अगर प्रश्न एग्जाम में बनाएगा तो अधिगम अंतरण क्या होता है, अधिगम अंतरण के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, या अलग से वो लघुत्तरी प्रश्न के रूप में भी पूछ सकता है कि अधिगम अंतरण के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, या वो जो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें किसी एक सिद्धांत के बारे में पूछ सकता है। तो इस तरीके से मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यह प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है हर दृष्टि से। इसके बारे में जानना, समझना अत्यंत लाभकारी है। तो इन सब बातों के साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अधिगम अंतरण के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। इस संबंध में यह बात भी चिर स्मरण रखने योग्य है कि अधिगम अंतरण का जो विषय क्षेत्र है, अधिगम अंतरण का अधिगम में जो महत्व है वो निरपवाद। कहने का मतलब यह है कि जब भी अधिगम से संबंधित कोई परिचर्चा होती है, अधिगम से संबंधित कोई शोध कार्य होता है, तो उसमें अधिगम अंतरण का समावेश अवश्य रहता है। इसके महत्व को ध्यान में रख करके ही प्रारंभ से ही अधिगम अंतरण को लेकर के विद्वानों ने अनेक सकारात्मक प्रयत्न किए। अपने शोध कार्यों के माध्यम से समय समय पर अनेक परिणाम प्रतिपादित किए और उन्हीं परिणामों का प्रतिफल यह रहा कि अधिगम अंतरण को लेकर के कई सिद्धांत सामने आ गए, कई सिद्धांतों का निर्माण हो गया। लेकिन हम सारे सिद्धांतों का अध्ययन न करके
कुछ प्रसिद्धि प्राप्त कुछ फेमस सिद्धांत ऐसे हैं जो हमारे बीएड सिलेबस में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनका अध्ययन जरूर किया जाएगा। तो ऐसे ही सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। जो पहला सिद्धांत आया मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। मानसिक अनुशासन का सिद्धांत यह अधिगम अंतरण का सबसे प्राचीन सिद्धांत। अगर कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाए एक दिनी परीक्षाओं में कि अधिगम अंतरण का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो आप इसका उत्तर मानसिक अनुशासन का सिद्धांत के रूप में देंगे। अगर विकल्प में मानसिक अनुशासन का सिद्धांत है तो उसी विकल्प का चयन आपको करना पड़ेगा। साथ ही इसे अधिगम अंतरण के शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। इसे अधिगम अंतरण का शास्त्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। और यह सिद्धांत जिस मूल मान्यता पर आधारित है वह यह है कि जो अधिगम अंतरण होता है वो कुछ मानसिक शक्तियों पर निर्भर करता है, या यूं कहिए कि अधिगम अंतरण पूरी तरह से संज्ञानात्मक शक्तियों पर निर्भर करता है। मानसिक या संज्ञानात्मक शक्तियां क्या होती हैं? जैसे तर्क करने की शक्ति, बौद्धिक क्षमता, जो विभिन्न प्रकार की अभियोगिताएं व्यक्ति में होती हैं, समस्या समाधान की जो शक्ति है, इन मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण जितना बेहतर तरीके से होगा, इन मानसिक शक्तियों का विकास जितना प्रभावशाली तरीके से छात्र में होगा या व्यक्ति में होगा, वह उतनी ही सरलता से, आसानी से अधिगम का अंतरण अन्य परिस्थितियों में या अन्य विषयों में भी कर ले जाए। ये सिद्धांत एक तरह से अन्य सिद्धांतों के लिए मार्ग प्रशस्तीकरण का भी कार्य करता है, क्योंकि आगे चलकर के इस सिद्धांत की बड़ी कटु आलोचना हुई। विलियम जेम्स जैसे विद्वानों ने इस सिद्धांत पर उंगली उठाई, लेकिन इतनी आलोचनाओं के उपरांत भी यह सिद्धांत इस महत्वपूर्ण बात का प्रतिपादन करता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी अगर मानसिक शक्तियों का उचित तरीके से विकास नहीं हुआ है, मानसिक शक्तियों का उचित तरीके से, समन्वित तरीके से, प्रभावशाली तरीके से यदि विकास नहीं हुआ है, तो अधिगमी को अधिगम अंतरण करने में समस्या आएगी। इस सिद्धांत से यह बात भी ध्वनित होती है कि जो व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होता है, जिस व्यक्ति की मानसिक शक्ति जितना अधिक विकसित होती है, वह व्यक्ति उतनी ही सरलता से अधिगम अंतरण कर ले जाता है। इस सिद्धांत के आलोचकों में जो सबसे बड़ा नाम आता है वह नाम आता है विलियम जेम्स का। विलियम जेम्स ने इस सिद्धांत की कटु आलोचना करते हुए कहा कि केवल मानसिक शक्तियां ही अधिगम अंतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, अपितु मानसिक शक्तियों के साथ साथ अन्य अवयव भी होते हैं, अन्य बातें भी होती हैं जो अधिगम अंतरण के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें खास करके वातावरण जनित जो कारक होते हैं वो भी अधिगम अंतरण को प्रभावित करते हैं। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा। तो यह है पहला सिद्धांत, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। इसमें होता क्या है, जो मानसिक शक्तियां बालक या व्यक्ति या अधिगमी में होती हैं, उन शक्तियों का एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है। वो शक्तियां एक विशिष्ट पैटर्न पर चलने लगती हैं और वही जो विशिष्ट पैटर्न होता है, वही पैटर्न अन्य विषयों में या अन्य
या अधिगमी को सीखने में मदद पहुंचाता है, सहायक सिद्ध होता है। बस इतनी सी ही बात है मानसिक अनुशासन का सिद्धांत या जो हमारा अधिगम अंतरण का शास्त्रीय सिद्धांत। अब दूसरे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं और जो हमारा दूसरा सिद्धांत है वह है समान अवयव का सिद्धांत। समान अवयव का सिद्धांत। ये प्रश्न, इससे बहुविकल्पी प्रश्न आता है श्योर, और प्रश्न सीधे सीधे ऐसे ही पूछ लिया जाता है इस अधिगम अंतरण के समान अवयव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था या किसने किया है। तो सबसे पहले इसके प्रतिपादक के बारे में ही जान लेते हैं और आपको स्मरण भी रखना है कि अधिगम अंतरण के समान अवयव सिद्धांत का प्रतिपादक प्रसिद्ध शिक्षा मनोविज्ञानी या संबंधवादी शिक्षा मनोविज्ञानी या व्यवहारवादी शिक्षा मनोविज्ञानी थॉर्नडाइक ने। नाम तो सबको पता ही होगा क्योंकि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। और यह सिद्धांत जो थॉर्नडाइक का है, थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत जब आपने अधिगम के नियम टॉपिक को पढ़ा होगा तो वहां एक नियम आया था और वह नियम था सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम, सीखने का जो सादृश्यता का नियम थॉर्नडाइक ने बताया वो वास्तव में अधिगम अंतरण में वही समान अवयव के सिद्धांत के रूप में आता है। वही जो है सादृश्यता के नियम का विस्तार मात्र है समान अवयव का सिद्धांत अंतरण का। थॉर्नडाइक ने बताया कि जब सीखने की परिस्थितियों में समानता होती है अर्थात सादृश्यता होती है तो तब अधिगम अंतरण सरलता से होता है। अर्थात अधिगम अंतरण दोनों परिस्थितियों की सादृश्यता पर निर्भर करता है। दोनों परिस्थितियां जितना अधिक समान होंगी, जितना अधिक सिमिलर होंगी, जिसमें समान अवयव मौजूद होंगे, वहां अधिगम अंतरण उतनी ही सरलता से होगा, उतनी ही प्रभावशाली तरीके से होगा, उतनी ही अधिक मात्रा में। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समान अवयव का सिद्धांत सीखने के किस नियम पर आधारित होता है। तब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि थॉर्नडाइक द्वारा ही प्रतिपादित सादृश्यता का नियम जो है अधिगम का, उस पर ही अधिगम अंतरण के समान अवयव का सिद्धांत निर्भर करता है। अवयव का मतलब यहाँ कारक से है, फैक्ट से है, ठीक है ना। जब दो विषय, दो परिस्थिति, दो जगह, दो स्थान, दो प्लेस में सिमिलर फैक्ट्स, समान अवयव मौजूद होंगे, उनमें दोनों विषयों में, दोनों परिस्थितियों में सादृश्यता होगी तो अधिगम का अंतरण होगा। और अगर सादृश्यता की मात्रा कम है, न्यून है या नहीं है तो उसी अनुपात में क्या होगा, अधिगम का अंतरण कम होगा। इसे अधिगम के अंतरण का अवयव अनुपाती नियम भी कह सकते हैं आप, कि जो भी अवयव हैं वो किस अनुपात में सिमिलर है, समान है। अगर उनमें आनुपातिक रूप से समानता अधिक होगी तो अंतरण की मात्रा भी आनुपातिक रूप से बढ़ जाएगी, और अगर आनुपातिक रूप से समानता या सादृश्यता न्यून होगी तो उसी अनुपात में क्या होगा, अधिगम अंतरण की मात्रा भी कम या न्यून हो जाएगी। तो ये दो सिद्धांत हो गए, दोनों का स्मरण रखिएगा। अब तीसरे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सिद्धांत है, यह भी सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है और यह सिद्धांत है सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का
कि कुछ नियमों को निर्मित कर लेना, अर्थात जब हम सीखी गई बात से, सीखे गए तथ्य से हम नियमों का निर्धारण कर लेते हैं, कुछ सामान्य नियम निर्मित कर लेते हैं, तो सामान्य नियमों के निर्माणकरण की प्रक्रिया ही सामान्यीकरण कहलाती है। छात्र, विद्यार्थी या अधिगमी जब किसी विषय का अध्ययन करता है तो अध्ययनोपरांत वह कुछ सामान्य सिद्धांत या सामान्य नियमों का सृजन कर लेता है और उन्हीं सामान्य सिद्धांत या सामान्य नियमों के द्वारा अन्य विषयों में भी वह सीखने का प्रयास करता है और काफी हद तक सफल रहता है। कहने का मतलब यह है कि किसी विषय द्वारा या किसी विषय के सीखने के दौरान छात्र जिन सामान्य नियमों या सिद्धांतों का निर्माण करता है, उन सामान्य नियमों या सिद्धांतों के आधार पर जब वह अन्य विषयों की बातों को, अन्य विषय वस्तु को सीखने का प्रयास करता है, सीखता है, तब उसे अंतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ये तो बात हो गई कि सामान्यीकरण का सिद्धांत है क्या। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात छूट रही है, वह यह है जिसको हमें प्रारंभ में ही बता देना था, वह यह है कि सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो सामान्यीकरण या अधिगम, जो सामान्यीकरण का अधिगम अंतरण का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक हैं C.H. गुड। नाम याद रखिएगा, C.H. गुड। यहां से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि सीखने के अंतरण का सामान्यीकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था या किया है। तो आप उत्तर विकल्प में C.H. गुड को ही चयन करेंगे। तो ये 3 सिद्धांत हो गए आपके। अब चौथे सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं और जो हमारा चौथा सिद्धांत है वह है आरोपण का सिद्धांत। आरोपण का सिद्धांत। यह सिद्धांत गेस्टाल्टवाद से पूरी तरह से संबंधित है, या यूं कहिए कि अधिगम अंतरण के आरोपण सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। तो आप गेस्टाल्टवादियों को मान सकती हैं। गोफा, कोहलर जो इसमें फेमस नाम है, जिनके सिद्धांतों का अध्ययन आपने जो है अपने अध्ययन के दौरान जरूर किया होगा, क्योंकि ये सिद्धांत आपके सिलेबस में हैं, निहित हैं। तो आरोपण का सिद्धांत, जो आरोपण का सिद्धांत है, पहले इसके प्रतिपादक गेस्टाल्टवादी, अर्थात अधिगम अंतरण का यह सिद्धांत किससे संबंधित है। तो गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। इस बात को चिरस्मृत रखिएगा, याद रखिएगा। अब जो दूसरा तथ्य इसमें है वह यह है कि आरोपण का सिद्धांत वास्तव में है क्या। अब नाम से ही स्पष्ट है, आरोपण अर्थात एक परिस्थिति का दूसरी परिस्थिति पर आरोपण। गेस्टाल्टवादियों का स्पष्ट अभिमत था कि सीखने की एक परिस्थिति का या सीखने की जो समग्र परिस्थिति है, जिसको उन्होंने जर्मन शब्द दिया है गेस्टाल्ट। कभी कभी इस शब्द का अर्थ ही पूछ लिया जाता है और किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अभिप्राय होता है। तो यह जर्मन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है समग्राकृत। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समग्राकृत यानी समग्र आकृति। जब एक समग्र आकृति का दूसरी समग्र आकृति पर आरोपण हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में अधिगम अंतरण सरलता से और प्रभावशाली रूप में होता है। तो ये 4 सिद्धांत हो गए। अब जो 5वां सिद्धांत है वह है सीखना सीखने का सिद्धांत। सीखना सीखने का सिद्धांत। सीखना सीखने
यह सिद्धांत वास्तव में थर्नडाइक के सीखने का जो अभ्यास का नियम है उस पर निर्भर करता है। कहने का मतलब यह है कि किसी कार्य को हम जब बार बार करते हैं तो उस कार्य को करने के अभ्यस्त हो जाते हैं, और जब उस कार्य से जुड़ा हुआ कोई अन्य सिमिलर कार्य हमारे सामने आता है तो उसको भी हम आसानी से कर ले जाते हैं। जैसे खास करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इस सिद्धांत का बड़ा महत्व है। सपोज जैसे कोई मोटरसाइकिल का मैकेनिक है, वो भाई उसका काम ही है मोटरसाइकिल बनाना, तो मोटरसाइकिल बनाते बनाते उसमें एक ऐसी कुशलता है, एक ऐसे कौशल का विकास हो जाता है कि जब उसको किसी नए पैटर्न की बाइक मिल जाती है बनाने के लिए तो उसके बारे में उसको पहले से नहीं पता है, बट जो पुराना ज्ञान है, जो पुराना अभ्यास है, उस पुराने अभ्यास के आधार पर वो उस नई समस्या का भी समाधान कर ले जाता है। अर्थात उस नए पैटर्न की, नए मॉडल की जो बाइक है उसको भी खोल करके, उसके इंजन को भी कलपुर्जों को खोल करके बांध सकता है, या उस बाइक में आई कोई समस्या, कोई बीमारी को दूर कर सकता है। तो ये कुछ सिद्धांत हैं अधिगम अंतरण के, इनके बारे में आप लोग विधिवत विस्तार से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक अध्यापक को इन अधिगम अंतरण के सिद्धांतों के बारे में आद्योपान पता होना चाहिए, तभी वह बेहतर तरीके से छात्रों को अधिगम अंतरण के प्रेरित कर सकेंगे, उत्प्रेरित कर सकेंगे, उनका मार्गदर्शन कर सकेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे इस प्रकरण का अंतिम पड़ाव है, वह यह है कि अधिगम अंतरण का महत्व। अधिगम अंतरण का महत्व क्या होता है, या किस प्रकार अधिगम अंतरण के महत्व का आप प्रतिपादन करेंगे। अधिगम अंतरण का महत्व। अधिगम अंतरण का महत्व कई शीर्षकों के अंतर्गत अगर इसको समझा जाए तो आसानी से बातें समझ में भी आ जाएंगी और लंबे समय तक हम उसको रिटेन भी कर पाएंगे, अर्थात धारित भी करने में सफल रहेंगे। तो इसमें भाई चूंकि हम आप लोग शिक्षा से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, तो अधिगम अंतरण का महत्व शिक्षा के संदर्भ में ही समझने का प्रयास किया जाएगा, और जिसमें पहला महत्व जो जिस दृष्टिकोण से है वह है पाठ्यक्रम निर्माण में, पाठ्यक्रम निर्माण में अधिगम अंतरण का महत्व। अधिगम अंतरण का महत्व, अर्थात पाठ्यक्रम का निर्माण जब भी किया जाए, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय अधिगम के अंतरण को अवश्य ध्यान में रखा जाए कि पाठ्यक्रम में विषय वस्तुओं का संयोजन इस तरीके से किया जाए कि छात्र सरलता से अधिगम अंतरण कर सके। अगर विषय वस्तु के संयोजन में, विषय वस्तु के चयन में या पाठ्यक्रम निर्माण में अधिगम अंतरण के नियमों का, अधिगम अंतरण रूपी जो तथ्य है, अगर उसकी उपेक्षा होगी और हिलना होगी तो निश्चित मान करके चलिए जब वह पाठ्यक्रम छात्रों के बीच में जाएगा पढ़ने के लिए तो छात्र उसे सरलता से पढ़ नहीं पाएंगे, और अगर पढ़ पाएंगे तो उस पाठ्यक्रम के आधार पर या उस पाठ्यक्रम में निहित बातों को सीखने के उपरांत उसका अन्य जगह पर उपयोग नहीं कर पाएंगे, अन्य जगह पर अंतरण नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही पाठ्यक्रम की उपादेयता, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता, पाठ्यक्रम की उपयोगिता क्या होगी, क्षरित होगी, न्यून होगी, कम हो जाएगी। तो ये पहला महत्व है पाठ्यक्रम निर्माण में अधिगम अंतरण का महत्व। कहने का मतलब यह है कि
जब भी पाठ्यक्रम निर्मित किया जाए, सृजित किया जाए, संयोजित किया जाए, तब हमें अधिगम अंतरण के सिद्धांतों का, अधिगम अंतरण के नियमों का, अधिगम अंतरण से जुड़े हुए तथ्यों का जो है ध्यान रखना होगा, उनकी उपेक्षा नहीं करनी होगी। अब दूसरा है दूसरा दृष्टिकोण जो या दूसरे दृष्टिकोण से अधिगम अंतरण के महत्व की बात होती है, वह है शिक्षण विधियों की दृष्टि से। शिक्षण विधियों की दृष्टि से, शिक्षण विधियों की दृष्टि से, शिक्षण विधियों की दृष्टि से पाठ्यक्रम कितना ही प्रभावशाली क्यों ना, लेकिन उसका व्यवहारीकरण, उसका एप्लीकेशन, उसका अनुप्रयोग शिक्षण विधियों पर निर्भर करता है। पाठ्यक्रम उस समय निष्प्रभावी सिद्ध होता है जब हम उपयुक्त और प्रभावशाली शिक्षण विधियों का चयन नहीं कर पाते हैं। जब भी शिक्षण विधियों के चयन की बात आए तो उन्हीं शिक्षण विधियों का चयन शिक्षक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए जो अधिगम अंतरण की क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, जो अधिगम अंतरण की क्रिया को संपादित करने के लिए सहायक है। ऐसे में जो आज आधुनिक युग में प्रचलित शिक्षण विधियां हैं वो काफी महत्व रखती हैं। भाई जैसे जिस विधि से हम आपको इस समय पढ़ा रहे हैं, ये कहने में गुरेज नहीं है कि यह विधि बहुत ही क्लासिकल है, बहुत ही प्राचीन है और संभाषण या व्याख्यान विधि से जो चीजें पढ़ाई जाती हैं उनका बहुत ही न्यून मात्रा में अधिगम अंतरण छात्र करने में सफल रहते हैं, क्योंकि यह बहुत ही परंपरागत विधि मानी जाती है, शास्त्रीय विधि मानी जाती है। लेकिन आज जो अन्य विधियां हैं जैसे सेमिनार है, वर्कशॉप है, करके सीखना और तमाम शिक्षण सूत्रों के माध्यम से, आगमन निगमन विधि के माध्यम से जब शिक्षण कार्य होता है तो ऐसे में छात्रों द्वारा सीखी गई जो विषय वस्तु है उसका अंतरण व सरलता और सहजता से कर लिया जाता है। अब जो अगला दृष्टिकोण है वह अगला दृष्टिकोण है शिक्षक के दृष्टिकोण से। शिक्षक के दृष्टिकोण से संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया की या संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की धुरी माना जाता है शिक्षक। आप शिक्षक के अभाव में प्रभावशाली शिक्षण की कल्पना नहीं कर सकते। तो अधिगम अंतरण शिक्षक को ध्यान में रख करके भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अर्थात शिक्षक के लिए भी अधिगम अंतरण मायने रखता है। शिक्षक सदैव यह चाहता है कि उसके द्वारा पढ़ाई गई बातों का, उसके द्वारा प्रस्तुत विषय वस्तु का उपयोग छात्र आसानी से, सरलता से अपने जो अन्य समस्याएं हैं या अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में उसको कर सके। इसलिए शिक्षक सदैव प्रयासरत रहता है कि वह ऐसी विधि से, ऐसी टेक्निक से, प्रविधियों के माध्यम से शिक्षण कार्य करे जिससे छात्र सीखी हुई बातों को अन्यत्र या अन्य स्थानों पर भी उसका उपयोग कर सके। ये तो बात हो गई शिक्षक के दृष्टिकोण से। अब इसमें लास्ट में है छात्र के दृष्टिकोण से। छात्र के दृष्टिकोण से छात्रों के लिए अधिगम अंतरण का क्या महत्व है। अधिगम अंतरण के माध्यम से छात्र सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में सफल रहते हैं और उन सामान्य सिद्धांतों के आधार पर वह अन्य विषयों की विषय वस्तु को भी सरलता एवं सहजता से सीख जाते हैं या समस्या समाधान की एक पद्धति के आधार पर पैटर्न को सीख जाने के बाद
वो अन्य समस्याओं का समाधान भी उसी पैटर्न पर करने में सफल रहते हैं। छात्रों के जो दैनिक जीवन से संबंधित तमाम समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान वह पूर्व में सीखे गए ज्ञान के आधार पर ही करता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अधिगम अंतरण का महत्व आप इन शीर्षकों के अंतर्गत प्रतिपादित कर सकते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण के समय या पाठ्यक्रम की दृष्टि से, शिक्षण विधि की दृष्टि से, शिक्षक के दृष्टिकोण से, छात्र के दृष्टिकोण से। तो आज हम आप लोगों ने पढ़ा कि अधिगम अंतरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं और अधिगम अंतरण का महत्व शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम आदि की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। अब हम अपनी बात को यही समाप्त करते हैं और आप लोगों से अपील करते हैं कि यदि यह वीडियो आपके ज्ञान संचय राशि में या ज्ञान राशि में किंचित मात्र भी वृद्धि किया हो तो आप हमारे YouTube चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।